हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पैरा एशियन गेम्स के बारे में जो कंक्लूड हो गए हैं 28 अक्टूबर को। क्या मेडल टैली रही, भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक मार्शल आर्ट के बारे में बात करेंगे जो एक्सटेंड हो चुका है, ऑलमोस्ट केवल और केवल एक ही दिन उस मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया जाता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा क्या हो गया कि कतर ने इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर को डेथ पेनल्टी मतलब डेथ सेंटेंस या फांसी की सज़ा दे दी। तो क्या वो रीजंस थे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी कुछ नया है। वीडियो के एंड में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज की क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एशियन गेम्स के बारे में, पैरा एशियन गेम्स के बारे में, जो कि 4th एडिशन था, 4था संस्करण था। कहाँ हो रहा था? चाइना के होंगजाओ में हो रहा था। 28 अक्टूबर को ये कंक्लूड हुआ है और भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बताया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे मेडल टैली है, ये मेडल टैली में टॉप पर कौन है? चाइना। मेडल टैली में टॉप पर है चाइना और चाइना ने टोटल 521 मेडल्स को जीता है। वहीं अगर हम बात करें तो 5th पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, 5वें नंबर पे है भारत और भारत के टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं? 111 है। 29 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 31 सिल्वर मेडल है और 51 हमने ब्रोंज मेडल हासिल किए हैं। तो आपको क्या बातें याद रखनी? आपको याद रखना है कि कौन सा एडिशन था। तो 4th नंबर का पैरा एशियन गेम्स खेले गए हैं चाइना में, ठीक है। टॉप पर कौन है? तो चाइना है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 5th नंबर पे है। भारत के टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं? 111 है और गोल्ड कितने हैं? तो 29 भारत ने गोल्ड मेडल यहाँ पर अचीव किए हैं, हासिल किए हैं, ठीक है। 29 गोल्ड है, 31 आपके सिल्वर एंड 51 ब्रोंज मेडल हमको देखने को मिलेंगे 4th एशियन पैरा गेम्स में, जो कि 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में कंक्लूड हुए हैं। क्लियर इतनी चीज़ें? भारत की पोजीशन किस नंबर पे है? 5th नंबर पे है। अब कितने एथलीट्स जो थे वो चाइना गए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बताया जाता है कि अभी तक का सबसे बड़ा जो हमने एथलीट्स का ग्रुप है इस बार हमने भेजा था। तो 303 एथलीट्स को हमने 4th एडिशन पैरा एशियन गेम्स में भेजा था, जिसमें 191 मेल और 112 फीमेल एथलीट थी। और बताया जाता है कि लार्जेस्ट टीम हमारी कंट्री की है, किसी कॉन्टिनेंटल इवेंट में या किसी इंटरनेशनल इवेंट में गई है पैरा गेम्स में। क्लियर? 2018 की अगर बात करेंगे, 2018 जब एशियन गेम्स हुए तो भारत ने 198 एथलीट्स को भेजा था और हमने वहाँ पर 72 मेडल्स जीते थे। और इस बार हमने 111 मेडल्स को जीता है, जिसमें से 29 क्या है? हमारे गोल्ड मेडल है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर बात करें तो मैस्कट क्या था? 4th जो आपका एडिशन हुआ है पैरा एशियन गेम्स का, इसमें जो मैस्कट था या शुभांकर जिसको हम बोलते हैं, वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा फेई फेई। फेई फेई एक बर्ड है, वही यहाँ पर मैस्कट थी। अब फ्लैग बेयरर कौन था? तो ये जो होंगजाओ एशियन पैरा गेम्स हुए हैं उसमें फ्लैग बेयरर थी पैरा शटलर परुल परमार। तो परुल परमार से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको याद रखना है। पारुल परमार जो है वो शटलर हैं, मतलब बैडमिंटन प्लेयर हैं, पैरा एथलीट हैं। क्लियर? और ये फ्लैग बेयरर रही हैं। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। मैं समय समय पे डेली आपको जो गोल्ड मेडल थे वो मैंने आपको याद कराए हैं। आज हम 2 मेडल्स और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दीप्ति जीवांजी के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनका नाम है दीप्ति जीवनजी और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर वीमेंस कैटेगरी में। 400 मीटर वीमेंस कैटेगरी में पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है दीप्ति ने। तो दीप्ति जीवनजी का नाम आपको याद रखना है। अगली जो प्लेयर आपको याद रखना है वो भी वीमेंस कैटेगरी में पैरा कैनोइंग में गोल्ड मेडल जीता है प्राची यादव। तो प्राची यादव, इन्होंने वीमेंस पैरा कैनोइंग में एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है प्राची यादव, ठीक है। तो प्राची यादव का नाम भी आपको याद रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में हम जानेंगे, उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट कोर्स 2024 के लिए। 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीए का कोर्स लॉन्च किया गया है। सारे जीए के टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे विद पीवाईक्यूज, रिकॉर्डेड वीडियो होगा और डाउट सॉल्विंग जो सेशन होगा वो लाइव होगा, ठीक है। उसके बारे में आपको फर्दर अपडेट दे दिया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें?
ओके। चलिए अगली जो पर्सन न्यूज़ में है वो है रितिका। ठीक है, रितिका, चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक रेसलर है और ये फर्स्ट अंडर 23 वीमेंस बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीता है। तो फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वीमेन कौन है जिन्होंने अंडर 23 कैटेगरी में रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, तो आंसर हो जाएगा रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा ने ये चैंपियनशिप जीती है 76 केजी कैटेगरी में। ये फर्स्ट इंडियन नहीं है, ये सेकंड इंडियन है और फर्स्ट वीमेन है। मतलब पहले कोई इंडियन रहा होगा, वो भी मेल, बिल्कुल सही समझे आप लोग। अमन शहरावत पहले इंडियन रेसलर थे जिन्होंने अंडर 23 कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप स्पेन में जीती थी और ये सेकंड बन गई हैं। ठीक है, सेकंड इंडियन एंड फर्स्ट वीमेन है रितिका हुड्डा जिन्होंने रेसलिंग में 76 केजी कैटेगरी में अंडर 23 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, इनका एक और अचीवमेंट ये है कि इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2023 में हुई थी उसमें भी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। हरियाणा से बिलोंग करती हैं रितिका हुड्डा। अगली जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, जिनका नाम है हुमेरा मुश्ताक। देख रहे हैं यहाँ पे इनकी फ़ोटो, बढ़िया। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल ड्राइवर हैं जो कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, कौन है ये? तो ड्राइवर है, रेसर है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और नाम है हुमेरा मुश्ताक। पूरी बात हम जान लेते हैं। हुमेरा मुश्ताक फर्स्ट फीमेल इंडियन कार रेसर जो कि कंपीट करेंगी, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप जो कि लंदन में आयोजित की जानी है। और इस प्रेस्टिजियस जो कार रेसिंग टूर्नामेंट है, इवेंट है, इसमें पहली बार कोई इंडियन फीमेल पार्टिसिपेट कर रही हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा ये कहना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि साउथ एशिया की ये पहली वीमेन है। इंडिया की तो है ही, साथ ही साथ पूरे साउथ एशिया की भी ये पहली कार रेसर है जो कि फर्स्ट फीमेल है जो कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में लंदन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो सीरीज़ है कार रेसिंग की, इसको 1997 में शुरू किया गया था। अगर हम बात करें F1 या फार्मूला 1 के बारे में, तो ये भी एक हाईएस्ट क्लास ऑफ इंटरनेशनल सिंगल सीटर फार्मूला कार रेसिंग है। ठीक है, जिसको FIA के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके अंतर्गत कई सारे सीरीज ऑफ रेस होती हैं जिनको हम ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग जिनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब कुछ और बातें करेंगे स्टेट की न्यूज़ से। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए हुए थे महाराष्ट्र में विजिट पे गए। उसके बाद वो शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे और कई सारे प्रोजेक्ट को वहाँ पर शुरू किया गया, इनॉग्रेट किया गया या फिर फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए। उसी में आप यहाँ पे बात करेंगे एक डैम के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नीलवंडे डैम के बारे में। इस डैम को कंप्लीट होने में 50 ईयर्स से ज़्यादा समय का लग गया क्योंकि पैसों की कमी थी या बजट जो भी था कम था, फंडिंग नहीं थी प्रॉपरली और बहुत लंबे समय तक लोगों का प्रोटेस्ट भी चलता रहा जिसके कारण इसका काम भी पेंडिंग रहा। तो लगभग 50 साल से ज़्यादा समय लगा है इस डैम को तैयार होने में। ठीक है, महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी क्या कहानी है वो हम समझ लेते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड नीलवंडे डैम टू द महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र के अहमदनगर को नीलवंडे बांध समर्पित किया गया है। बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ कैनल यहाँ पे लॉन्च किया गया है क्योंकि डैम तो पहले से ही वर्किंग था। क्या है पूरी कहानी, एक एक करके हम थोड़े से पॉइंट्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। Prime Minister of India Narendra Modi performed a जल पूजन ceremony at the Nilwande Dam and inaugurated the canal network of the dam। तो डैम से जो जैसे कि कोई डैम है, डैम ने अपने रिजर्वायर बनाया, पानी को स्टोर किया। अब यहाँ से कई सारी कैनल्स निकलती हैं और ये कैनल्स या जो नहरें होती हैं वो खेतों तक जाती हैं, घरों तक पहुँचती हैं, पीने योग्य पानी मिल सके, सिंचाई के लिए काम कर सके, इरीगेशन में काम कर सके। तो ये नेटवर्क जो कैनल्स का नेटवर्क है इसको बेसिकली यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और लंबे समय के बाद ये डैम जो है वो कंक्लूड हो पाया है, कंस्ट्रक्ट हो पाया है और कैनल प्रोजेक्ट रन हुआ है। अगर इस डैम के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपको 2 कनेक्टेड डैम देखने को मिलेंगे। ये जो नीलवंडे डैम है इसमें 2 कनेक्टेड ग्रेविटी डैम है दैट यूज रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ठीक है,
इसमें 2 डैम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक नदी है उसकी एक स्ट्रीम है, उस पर एक डैम है, और दूसरी नदी है उसकी भी कोई स्ट्रीम है, वहाँ पे भी डैम है, और इस तरीके से 2 डैम है और वहाँ पर रिजर्वायर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये जो लोकेट है वो कहाँ पर है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे 2 डैम है तो 2 रिजर्वायर होंगे, जो ऊपर की तरफ होगा उसको अपर रिजर्वायर कहोगे, जो नीचे की तरफ होगा उसको लोअर रिजर्वायर हम कहेंगे। ये जो डैम है लोअर एंड अपर रिजर्वायर यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं और ये लोग 250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। जो अपर प्रोजेक्ट है, ये अपर नीलवंडे डैम है, वो कहाँ पर है? प्रावारा रिवर, जो कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सेकेंड, ये जो लोअर आपका नीलवंडे डैम है वो आपको देखने को मिलेगा शाही नाला रिवर में, जो कि गोदावरी बेसिन के पास नहीं आता, उसकी स्ट्रीम को डाइवर्ट करके बेसिकली इसको बनाया गया है। शाही नाला रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों डैम का, ये डैम का कंस्ट्रक्शन जो है वो 1970 में शुरू किया गया था, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण यहाँ पे इसे लंबा समय लग गया। अगेन यहाँ पे 1993 में इस डैम का काम शुरू किया और 2011 में इसको कंप्लीट किया गया, लेकिन इसके जो कैनल का डेवलपमेंट था वो डिले हो रहा था और फाइनली अब इस कैनल के डैम के जो नेटवर्क है, कैनल डैम का नेटवर्क, उसको अभी फिलहाल लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसके लिए कॉस्ट आई है 5177 करोड़ रुपीस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कुछ और प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो थे वो सिडनी साई बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे और वहाँ पर 7500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी शुरू करने की बात की गई है। मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट ये है कि न्यू दर्शन क्यूई कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार किया जाएगा, क्योंकि सिडनी साई बाबा के दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे श्रद्धालु जाते हैं, काफ़ी सारे पर्सन आ जाते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, वेटिंग हॉल प्रॉपर हो, प्रॉपर एमिनिटीज़ हो, किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप एक मेगा बिल्डिंग तैयार हो रही है डिवोटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये जो दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स है इसको तैयार किया जाएगा, जो कि एक लंबा सा वेटिंग हॉल होगा जिसमें कई सारी सिटिंग कैपेसिटीज़ और कई सारी एमिनिटीज़ होंगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना, और ये प्रोग्राम आपको पता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसी का एक पार्ट है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया था। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तो पैसे किसानों को मिलेंगे महाराष्ट्र के, लेकिन नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना के अंतर्गत एडिशनल 6000 रुपीज़ जो है पर ईयर फार्मर्स को दिए जाएंगे। इस स्कीम के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आईफोन के बारे में। आईफोन की अब मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो इंडिया में होगी, और कौन करेगा? टाटा ग्रुप करेगा। अभी फाइनली एक डील साइन हुई है। टाटा ग्रुप बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर आईफोन। तो आईफोन को अब मैन्युफैक्चर कौन करेगा? टाटा करेगा। एक्चुअली हुआ क्या है, बेंगलोर में एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था और वो कंपनी किसके पास थी? विस्ट्रॉन के पास। तो विस्ट्रॉन ने अपने पूरे शेयर जो है वो टाटा ग्रुप को बेच दिए। मतलब बेंगलोर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसके पास था वो अब टाटा के पास आ गया, और टाटा अब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करेगा। क्लियर है? तो टाटा ग्रुप इज नाउ गोइंग टू मैन्युफैक्चर आईफोन इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंज्यूमर्स, because Tata Group has decided to buy the Bangalore plant of iPhone manufacturing company Wistron in India। और ये जो डील है वो लगभग 1040 करोड़ रुपए की ये डील टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन के साथ साइन की है। ठीक है, विस्ट्रॉन हांगकांग लिमिटेड ने अपने पूरे के जो शेयर है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने का फैसला यहाँ पर ले लिया है, और आने वाले समय में इंडिया का पहला आईफोन मैन्युफैक्चरर टाटा ग्रुप बन जाएगा, और बहुत जल्दी यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं जो वापस से न्यूज़ में है, क्योंकि पुरानी स्कीम है, आज की नहीं है, 2018 की स्कीम है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ठीक है, तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इस स्कीम को दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अरविंद केजरीवाल जी की एक स्कीम है ये, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, और जब 2018 में इसको लॉन्च किया गया था तो बोला था कि एससी और एसटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, और वो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जैसे कि नीट की, एनडीए, सीडीए,
CDS हो गया, UPSC एग्ज़ाम्स हो गए, SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। पहले ये केवल SC और ST के लिए था, बाद में इसको SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मतलब EWS के लिए कर दिया गया। तो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी जो NCR रीजन की दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं, एप्लीकेशन मांगे हुए हैं एलिजिबल स्टूडेंट के जो कि SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अंडर द जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसके अंतर्गत इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एंड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। क्लियर हो गया क्या थी इसकी? चलो अब एक न्यूज़ है जो 2 दिन पुरानी है बट इम्पॉर्टेंट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है इतनी चीज़ें। चलो अभी क्या था, 26 अक्टूबर था, तो आज से हम थोड़ा पीछे जाएंगे, लगभग हम 75 ईयर्स पीछे चलते हैं, 1947 में पहुंचते हैं। 26 अक्टूबर को 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के किंग के द्वारा, और जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। कब? 26 अक्टूबर को 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। तो इसी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। So British Parliament celebrates 76th anniversary of Jammu and Kashmir accession to India। ब्रिटिश संसद ने, आप देख सकते हैं ब्रिटिश की संसद का फोटो है ये, संसद ने जम्मू एंड कश्मीर के भारत में विलय की 76वीं वर्षगांठ को मनाया है। यहाँ पे बेसिकली ये वही दिन है जब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा, जो उस समय के प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के किंग हुआ करते थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था और जम्मू कश्मीर डे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया इस दिन। क्लियर? इस इवेंट को यूके बेस्ड जम्मू एंड कश्मीर डायस्पोरा के द्वारा तैयार किया गया था, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे इस इवेंट को होस्ट किसने किया था, मतलब यहाँ पे कौन लोग शामिल हुए थे, तो बॉब ब्लैकमैन MP ऑफ हैरो ईस्ट, ये यहाँ पर होस्ट थे। अब यहाँ पे चीफ गेस्ट भी बुलाया गया था। तो चीफ गेस्ट कौन थे? जो जम्मू एंड कश्मीर की रॉयल फैमिली है, फॉर्मर रॉयल फैमिली जो थी, उनके ही कुछ पर्सन्स को बेसिकली बुलाया गया था। अजात शत्रु सिंह एंड ऋतु सिंह को बुलाया गया था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंडिया को कंट्रोल परमिशन दिया था जम्मू एंड कश्मीर में कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकती है। अब उसके नेक्स्ट डे 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 1947 में इंडियन आर्मी जो है वो गई थी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमने इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है। तो इंडियन आर्मी मार्क द 76 शौर्य दिवस इन जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि इस दिन आप देखेंगे एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ था और इंडियन फोर्सेस जो है वो कश्मीर में गई थी 27 अक्टूबर 1947 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था वो डेट पूछ सकता है, उस समय राजा कौन थे वो पूछ सकता है, शौर्य दिवस कब मनाया गया या क्यों मनाया गया वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रेफरेंस फ्यूल के बारे में। ये क्या कहानी है? तो इंडिया अब बनाएगा क्या? रेफरेंस फ्यूल, और इंडिया का पहला ये रेफरेंस फ्यूल होगा और जिसको बनाएगा IOC। अब ये रेफरेंस फ्यूल क्या होता है, क्यों बनाना है, क्या कहानी हो गई है और हरदीप सिंह पुरी जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं इनको भी। देखो कहानी ऐसी है कि इंडिया ज्वाइंट सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कंट्री स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रेफरेंस फ्यूल। कुछ ही कंट्रीज हैं, कुछ ही लगभग 3-4 कंपनी ही हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि रेफरेंस फ्यूल बनाती हैं। भारत को भी रेफरेंस फ्यूल की ज़रूरत होती है, जनरली हम इसको इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने पे कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इंडिया इस एलाइट क्लब में शामिल हो चुका है, इस लिस्ट में शामिल हो चुका है कि आने वाले समय में रेफरेंस फ्यूल को तैयार कौन करेगा? इंडिया, जिससे हमारी इंपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हम दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरी कंपनीज़ को भी रेफरेंस फ्यूल बेच पाएंगे। क्लियर? तो इंडिया हैज़ स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल या रेफरेंस फ्यूल। With this, India now become one of the few country that produce highly specialized fuel, which is used for testing automobile। तो रेफरेंस फ्यूल का इस्तेमाल कंबशन में, जो ऑटोमोबाइल कार या बाइक्स होती हैं उसमें जो कंबशन हो रहा है उसके लिए बेसिकली रेफरेंस फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल की टेस्टिंग के लिए आप कहेंगे कि रेफरेंस फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और एक कदम है भारत का अंडर द आत्मनिर्भर भारत,
ठीक है, तो इंडिया को अब इस ऑयल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉरेन कंट्री से। अब भारत खुद ही इस ऑयल को प्रिपेयर कर सकेगी और ये जो ऑयल है या ये जो फ्यूल है इसकी अपनी हाई स्पेसिफिकेशन होती है, आर इम्पॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग एजेंसीज। तो उन स्पेसिफिकेशन को भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा, लाइक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दे के रखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको रेफरेंस फ्यूल को तैयार करना है जो कि आपकी टेस्टिंग में इस्तेमाल हो सके, ऑटोमोबाइल की टेस्टिंग में। ठीक है, अगर बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मतलब IOC जो है इस टेक्नोलॉजी को या रेफरेंस फ्यूल को तैयार करेगी। ये बात हमें हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा बताई गई है। क्लियर है, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इसको तैयार कर लेंगे तो हमारी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी जब हम रेफरेंस फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें 800 से 850 पर लीटर हमको ये फ्यूल पड़ता है और जब हम इसको बनाने लगेंगे तो लगभग 450 पर लीटर में हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, This reference fuel are primarily used for emission testing of vehicles equipped with a spark ignition engine। बेसिकली ऑटोमोबाइल की टेस्टिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब IOC बनाएगा कैसे, तो देखिएगा पानीपत हरियाणा, तो पानीपत हरियाणा से जो आप कह सकते हैं कि पानीपत हरियाणा की जो यूनिट है वो B7 ग्रेड डीजल को प्रोवाइड करेगी IOC पारादीप रिफाइनरी को। पारादीप रिफाइनरी जो है वो IOC की है और वहाँ पर इस फ्यूल को भेजा जाएगा और IOC जो पारादीप की रिफाइनरी है ओडिशा में, वहाँ पर रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल को तैयार किया जाएगा, बेसिकली गैसोलिन एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या अंतर होता है अगर हम बात करें तो फ्यूल की क्वालिटी में अंतर होता है। बिगेस्ट डिफरेंस ये होता है रेगुलर और प्रीमियम फ्यूल में। तो रेगुलर जो फ्यूल होता है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 87 होता है, वहीं जो प्रीमियर या रेफरेंस फ्यूल हम बात कर रहे हैं या प्रीमियर जो फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 91 होता है, लेकिन आपका जो रेफरेंस फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 97 होता है। तो रेफरेंस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बाकी आप रेगुलर एंड प्रीमियम जो फ्यूल है उससे भी कहीं ज़्यादा है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर ऐसा कुछ नहीं होता, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है ऑफ द कंबशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल। जो पेट्रोल और डीजल का ज्वलन शक्ति या फिर कंबशन जो क्वालिटी है उसकी एक यूनिट जो है वो आपकी ऑक्टेन नंबर होती है और 97 होता है रेफरेंस फ्यूल का। नेक्स्ट बात करेंगे 3 बेसिन समिट के बारे में। ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अमेजॉन रिवर बेसिन, ये पूरा अमेजॉन के जंगल है। ठीक है, फिर यहाँ पर बहती एक नदी जिसका नाम है कॉन्गो रिवर और वहाँ पे आपको कॉन्गो रिवर बेसिन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर बहती है मेकोंग रिवर, तो यहाँ पर ये पूरा आपका मेकोंग रिवर बेसिन है। और ये जो पूरा एरिया है बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है वो आपका ट्रॉपिकल एरिया है। मतलब ये जो फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतना। तो यहाँ इन तीनों बेसिन की एक कंबाइन इन जो कंट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग बेसिकली हुई है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। होस्ट किसने किया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने 3 बेसिन समिट को होस्ट किया। ठीक है, जिसमें अमेजॉन इकोसिस्टम, कॉन्गो एंड बोर्नियो मेकोंग सिस्टम यहाँ पे शामिल हैं। क्लियर है, बेसिकली मीटिंग क्यों हुई है, मीटिंग इस बात को हुई है कि ये जो है एरिया, ये वर्ल्ड में कुछ रिमेनिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिन बचे हुए हैं और इनका कंजर्वेशन हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप देखते हैं अक्सर अमेजॉन के जंगलों में आग लग जाती है, पेड़ों की कटाई की जाती है और यहाँ पे बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत अधिक नई नई स्पीसीज़ रहती हैं, फ्लोरा एंड फाउना रहती हैं, तो इन सब का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। इसलिए इन तीनों बेसिन की जो कंट्री हैं तो 3 बेसिन समिट आपको देखने को मिलेगी। पहली जो समिट हुई थी 3 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिन की वो 2011 में हुई थी। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये था कि डिक्लेरेशन ऑफ द समिट ऑफ द 3 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिन विच रिकॉग्नाइज द नीड टू स्टेबलाइज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ 3 बेसिन्स। फिर अब यहाँ पे जो समिट हो रही है इसका मकसद यही है कि इन रेन फॉरेस्ट को हमें बचाना है। अमेजोन बेसिन आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, कॉन्गो बेसिन आपको सेंट्रल अफ्रीका में मिलेगा और बोर्नियो मेकोंग बेसिन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की 2/3 बायोडाइवर्सिटी आपको इन्हीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, इसलिए समिट को आयोजित किया गया। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कतर के बारे में। कतर की कोर्ट ने रिसेंटली
फॉर्मर आप कह सकते हैं इंडिया के जो नेवल पर्सन हैं उनको डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस दिया है, जो कि बहुत शॉकिंग है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई है। तो आखिरकार मामला क्या था, क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे दी, क्या किया था इन लोगों ने, आइए हम बात करते हैं। तो न्यूज़ है कि कतर कोर्ट सेंटेंस डेथ पेनल्टी टू 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल। अब होता क्या है, आप इस बात को समझिए। जो इंडियन नेवी के लोग होते हैं, जो पर्सनल या कर्मचारी होते हैं, तो उनका जो रिटायरमेंट एज होती है वो काफ़ी कम होती है, वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। और उसके बाद लेकिन एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप कहाँ देंगे, तो किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो वैसे ही ये फॉर्मर जो इंडियन नेवी पर्सनल थे, रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने ऐसे ही कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को ज्वाइन करके रखा हुआ था और प्राइवेट कंपनी में अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग करते हैं। मामला क्या हो गया, आइए हम बात करते हैं इस मामले के बारे में। ठीक है, इन पे एलिगेशन लगाए गए, बेसिकली कतर की एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कतर ने इटली के साथ एक डील साइन की। अब वो डील क्या थी कि हाईली इक्विप्ड सबमरीन जो है वो इटली तैयार करके देगा कतर को, और ऐसी सबमरीन होंगी जो कि रडार के डिटेक्शन में भी नहीं आएंगी, रडार के डिटेक्शन में भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गोपनीय सूचना थी, जो बहुत किसी को भी नहीं पता थी कि किस तरीके की डील हुई है, किस तरीके की सबमरीन जो है वो इटली तैयार कर रहा है फॉर कतर। लेकिन ऐसा एलिगेशंस लगाए गए इन नेवी पर्सनल पे कि इन्होंने ये यूज़फुल जो इन्फॉर्मेशन थी वो इजराइल के साथ शेयर की है, इस कारण इन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है। ठीक है, सो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कतर कोर्ट ऑन द 26th of October. These 8 former officer of Indian Navy were working in a धरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। तो धरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक कंसल्टेंसी फर्म है जो कि डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अलग अलग जो भी इक्विपमेंट कतर खरीदता है डिफेंस पर्पस के लिए, उसको कंसल्टेंसी के लिए काम करती है और ओमान की बेसिकली ये कंपनी है। तो धरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस है, ठीक है, जो कि डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसको ओन करता है रॉयल ओमान ग्रुप। क्लियर इतनी चीज़ें। फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल पे चार्जेस हैं कि इन्होंने इजराइल के लिए स्पाई किया है, इजराइल के ये लोग जासूस हैं और इन्होंने हमारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इजराइल के साथ शेयर की हुई है, ऐसा इन पे चार्जेस लगाए गए, जिसके कारण इन्हें डेथ पेनल्टी यहाँ पर दी गई है। और क्या रीज़न था, इटली की जो सबमरीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कतर के साथ, वो इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई थी। ठीक है, अब क्या सच है क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, जो न्यूज़पेपर में था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक मार्शल आर्ट के बारे में जिसका नाम है वज्र मुष्टि कलंग। ठीक है, वज्र मुष्टि कलंग ये एक मार्शल आर्ट है जो कि एक्सटेंड होते जा रही है, मतलब ख़त्म होते जा रही है। और जनरली इसको दशहरा का जो अवसर, अभी दशहरा गया ना, तो दशहरा के अवसर में इसको मार्शल आर्ट को देखा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट है जिसमें रेसलिंग होती है, रेसलिंग के अलावा ग्रैपलिंग होती है। ठीक है, इस मार्शल आर्ट को थंडर बोल्ट फिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुछ इस तरीके के एक टूल का या एक मेटल वेपन का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसको नकल डस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उस समय बेसिकली एनिमल्स की जो हॉर्न या बोन्स हैं उससे तैयार किया जाता था। ये तो एक आर्टिफिशियल मेटल से दिख रहा है, तो मैंने आपको ये बता दिया। ये जो मार्शल आर्ट थी विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर जो एम्पायर था 14 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में, तब ये बहुत पॉपुलर रेसलिंग हुआ करती थी। इसमें क्या करते थे, जैसे कि दो अपोनेंट्स हैं, आपस में रेसलिंग कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और वो जो औजार है, जो वेपन है, उससे उनको उनके सर पे हिट करना है, ब्लड निकालना है। जो ब्लड, जिसका पहले ब्लड आ गया वो हार गया और जिसका ब्लड नहीं आया वो जीत गया। सिंपल ऐसी कहानी होती थी। और एक रेफरी होता था जो चेक करता था कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी आई है तो डिक्लेयर कर देता था कि कौन जीता कौन हारा। इस तरीके से एक रियल फाइटिंग ये होती थी विजयनगर एम्पायर के समय। तो एक पोर्चुगल व्यक्ति थे, फॉरेनर्स थे, जिन्होंने बताया कि जो रेसलिंग थी नवरात्रि सेलिब्रेशन के समय विजयनगर एम्पायर में होती थी और अब ये एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो डिपार्टमेंट है वो होस्ट कर रहा है। कहाँ पर हो रही है, तो देहरादून में हो रही है। ऑप्शन डी। जम्मू एंड कश्मीर ने किस दिन, मतलब कौन सा इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो 76 ना, ऑप्शन बी।
विच कंपनी हैज़ इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल? आंसर हो जाएगा IOC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेशनल हैकाथॉन फोकस्ड ऑन यूज ऑफ 5G टेक्नोलॉजी फॉर पुलिस एप्लीकेशन, उसका नाम क्या है? विमर्श। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, विमर्श 2023। इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बेसिन समिट किसने होस्ट की? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और आई थिंक अब आपको 3 बेसिन भी पता चल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है WHO के द्वारा अपनी टीवी का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में किसे शामिल किया है? तो सारंग देव को, ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे 1। रॉबर्ट फीको किस कंट्री के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? 4 कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, सही आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड सेकेंड क्वेश्चन है ग्लोबल टीचर प्राइज जो रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए जाते हैं? 4 ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहे हैं, यूनिसेफ है, यूनेस्को, UNDP एंड वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर भी आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके है। सो दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय।